नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में। आज 25 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ना पड़ते हैं। तो इन समाचारों की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है उसका टाइटल है J&K नाउ फ्री ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स बाय 3 फैमिलीज शाह। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अब 3 परिवारों के मजबूत हथकंडे से मुक्त शाह। तो चलिए इसे पढ़ें। जम्मू कश्मीर के 3 दिन दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों की दादागिरी खत्म हो गई है और कोई भी जमीनी प्रतिनिधि अब केंद्रीय मंत्री या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने का लक्ष्य रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर में जमीनी प्रतिनिधित्व की नींव रखी है, जहां 30,000 पंच और सरपंच चुने गए और 70 वर्षों में पहली बार तहसील और जिला स्तर के चुनाव हुए। 3 परिवारों की दादागिरी अब नहीं चलेगी। कोई भी सरपंच या पंच केंद्रीय मंत्री या यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने नई औद्योगिक नीति पेश की तो जम्मू कश्मीर का शोषण करने वाले 3 परिवार मजाक उड़ाते थे कि केंद्र शासित प्रदेश में निवेश कौन करने आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में अब तक 12,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। हमारा लक्ष्य 2022 तक 51,000 करोड़ रुपए के निवेश का है। सुरक्षा स्थिति पर श्री शाह ने कहा कि भाजपा शासन के दौरान जम्मू कश्मीर में नागरिकों की मौत में कमी आई है। श्री शाह ने कहा कि 2004 और 2014 के बीच प्रतिवर्ष कुल 208 लोग मारे गए। हमने देखा कि 2004 और 2014 के बीच 2,081 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2014 से सितंबर 2021 तक 239 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हम संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि हमें एक ऐसी स्थिति बनानी है जहां किसी की जान ना जाए और आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए। केंद्र जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन को बचाने और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, श्री शाह ने ऐसा कहा। उन्होंने 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के सपने को साकार करने के लिए एक कदम बताया, जो देश एक विधान एक निशान यानी एक देश एक कानून के नारे में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी की वजह से है कि हम मुखर्जी के सपने को साकार करने में सक्षम थे और सुनिश्चित किया कि उनका बलिदान बेकार नहीं गया। जम्मू को न्याय दिया गया और इसे अब दरकिनार नहीं किया जाएगा। अब ना तो अन्याय होगा और ना ही तुष्टीकरण की कोई राजनीति। मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर आखिरकार विकास की राह पर है, किसी को भी विकास में खलल डालने की इजाजत जाएगी। जम्मू कश्मीर के युवाओं को विकास के लिए काम करने और भयावह मंसूबों को हराने की आवश्यकता है। श्री शाह ने IIT जम्मू के नए परिसर का उद्घाटन किया और एक नए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। उन्होंने मकवाल क्षेत्र के अग्रिम इलाकों का भी दौरा किया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइनाज न्यू लॉ फॉर्मलाइजेज इट्स LAC एक्शंस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन का नया कानून LAC की कार्रवाई को औपचारिक करता है। चीन की विधायिका ने 1 जनवरी से प्रभावी होने के लिए एक नया सीमा कानून अपनाया है, जो राज्य और सेना को क्षेत्र की रक्षा करने और चीन के क्षेत्रीय दावों को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य का मुकाबला करने का आह्वान करता है। इस कानून को पहली बार इस साल मार्च में प्रस्तावित किया गया था, जो 1 साल बाद भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव पैदा हो गया है, जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने आगे के क्षेत्रों में 2 डिवीजनों को संगठित किया और कई उल्लंघन किए। चीन के भारत और भूटान के साथ अनसुलझे सीमा विवाद हैं। पर्यवेक्षकों ने कहा कि नया कानून भारत और भूटान दोनों के साथ विवादित क्षेत्रों में सीमा की हाल की कुछ कार्रवाइयों को औपचारिक रूप देगा, जिसमें भारत की सीमा के साथ आगे के क्षेत्रों में PLA की सेना की भीड़, LAC के पार कई उल्लंघन और नए सीमांत का निर्माण शामिल है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने कहा कि विधायिका, जो कि बड़े पैमाने पर औपचारिक और कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा नियंत्रित है, ने शनिवार को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक नया कानून अपनाने के लिए मतदान किया। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल लाइट शोवर्स इम्प्रूव सिटीज एयर क्वालिटी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। हल्की बौछारें शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार करती हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखते हुए राजधानी के कई हिस्सों में रविवार को हल्की बारिश हुई। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 160 पर
आ गया जो मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली के लिए AQI बुलेटिन के अनुसार रविवार को शहर की वायु गुणवत्ता मध्यम और संतोषजनक श्रेणियों के बीच रहने की संभावना है। यह पूरे सप्ताह मध्यम श्रेणी में रहेगा। शहर का आधिकारिक रिकॉर्ड रखने वाले सफदरजंग के मौसम केंद्र में रविवार शाम 5:30 बजे तक 0.6 मिलीमीटर बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान इस मौसम के औसत से 2 डिग्री अधिक 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 25 अक्टूबर का पूर्वानुमान है कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है SC रैप्स ऑफिशियल्स एज साबरमती रिवर रिमेन्स हाईली पोल्यूटेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अदालत ने अधिकारियों को फटकार लगाई क्योंकि साबरमती नदी अत्यधिक प्रदूषित है। गुजरात की साबरमती नदी 2014-15 से 2017-18 तक नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र द्वारा आवंटित लगभग 200 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद अत्यधिक प्रदूषित बनी हुई है। लेकिन स्थिति और खराब हो गई है, जिससे उच्च न्यायालय का गुस्सा फूट पड़ा है। गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम AMC और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड TPCB को साबरमती रिवर फ्रंट पर प्रदूषण के लिए फटकार लगाई है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP में प्रयोगशालाओं के कामकाज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी है जो विफल रहे। रिवर फ्रंट में फेंके जाने वाले प्रदूषित पानी पर रोक लगाने के लिए कहा और साथ ही साथ कहा कि पर सख्ती से निपटा जाएगा। उच्च न्यायालय ने देखा कि साबरमती में प्रदूषण का मूल कारण अधिकारियों की ओर से जवाबदेही की कमी थी, क्योंकि अधिकारियों और उद्योगों के बीच एक साठ-गांठ प्रतीत होती है जो नदी की धारा में अनुपचारित अपशिष्टों को बहाते हैं, जिससे उसका पानी प्रदूषित होता है। जस्टिस JB पारदीवाला और वैभवी नानावती की डिवीजन बेंच अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन के कारण नदी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण पर एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने एक संयुक्त टास्क फोर्स JTF का भी गठन किया है, जिसने अपनी रिपोर्ट STP और अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की विफलताओं पर प्रकाश डाला है। JTF ने STP के संचालन में प्रणालीगत खामियों को सामने लाया है। बेंच को पता चला है कि शहर भर में STP के अंदर प्रयोगशालाएं, जिन्हें साबरमती नदी में डाले गए पानी की जांच करनी थी, लगभग गैर कार्यात्मक थी। JTF और एमिकस क्यूरी हेमांग शाह ने प्रस्तुत किया कि अहमदाबाद शहर में कानूनी के साथ साथ अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों और सीवेज के पानी की अवैध रिहाई के कारण साबरमती रिवर फ्रंट खराब स्थिति में था। JTF के एक सदस्य और एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित प्रजापति ने अदालत को बताया कि उपचार संयंत्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वहां कोई निगरानी प्रणाली नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां नगर निकाय उपचार संयंत्रों के कामकाज को आउटसोर्स करता है, वहीं उसे उनकी निगरानी को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए और उपचार संयंत्रों के कामकाज की निरंतर निगरानी होनी चाहिए। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है ओवर 43 लाख पीपल स्किप सेकेंड वैक्सीन डोज इन MP। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 43 लाख से अधिक लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य स्वास्थ्य विभाग लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के लिए प्रेरित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 43 लाख से ज्यादा लोगों ने रिमाइंडर के बावजूद दूसरी खुराक नहीं ली है। टीकाकरण अभियान की निगरानी कर रहे वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार राज्य में 1 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धारित समय पर दूसरी खुराक दी जाएगी। हालांकि उनमें से 43.60 लाख ने इसे नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के स्टेट एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफिसर SPEIO डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि हमने उन लोगों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर रिमाइंडर भेजा है जो शेड्यूल के मुताबिक दूसरी खुराक लेने के लिए आगे नहीं आए हैं। अधिक लोगों द्वारा दूसरी खुराक न लेने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां कुल कामकाजी आबादी का 72% से अधिक किसान और खेतीहर मजदूरों के रूप में कृषि से जुड़ा हुआ है। भोपाल जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में
तैनात एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहली खुराक लेने के बाद उनमें से अधिकांश को आराम करना पड़ा, क्योंकि ये दिन कटाई की अवधि के दौरान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कोई भी एक दिन बर्बाद नहीं करना चाहता है। राज्य में गेहूं की फसल शुरू हो गई है। यह वर्ष का एक महत्वपूर्ण समय होता है जब खाद्यान्न एकत्र होता है। भोपाल जिले के बाहरी इलाके में बगरसिया गांव के किसान लक्ष्मण एस ठाकुर ने कहा कि फसल की कटाई और त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद लोगों को दूसरी खुराक मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है विलेजेस ऑन पेरियार बैंक इन अलर्ट मोड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पेरियार तट पर गांव अलर्ट मोड में। केरल के इडुक्की जिले मुल्ला पेरियार बांध में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर राजस्व विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अधिकारियों ने एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पेरियार के तट पर स्थित घरों का दौरा किया। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि टीम ने बांध के उद्घाटन और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में निवासियों के संदेह को दूर किया। एनडीआरएफ की टीम का नेतृत्व टीम कमांडर टी राजन ने किया। रविवार को मुल्ला पेरियार बांध का जलस्तर 136.85 फीट तक पहुंच गया। इडुक्की जिले में बांध ब्रिटिश युग के पट्टे समझौते के अनुसार तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में है। यानी कि ये बांध भले चाहे केरल में है, लेकिन इसका पूरा देखरेख तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में है। तमिलनाडु ने शनिवार को बांध के उद्घाटन के संबंध में पहली चेतावनी जारी की, जब जलस्तर 136 फीट तक पहुंच गया। अधिकतम जलस्तर 142 फीट है। तमिलनाडु 2200 क्यूसेक पर पानी खींच रहा था, जबकि रविवार को 2900 क्यूसेक की आमद हुई। इसी बीच रविवार को इडुक्की बांध का जलस्तर लगभग 2398.26 फीट पर स्थिर था। चेरुथोनी बांध का एक शटर खुला रहा और मूलमट्टम बिजली संयंत्र में बिजली उत्पादन अधिकतम था। जलाशय का स्तर 2403 फीट है। रेड अलर्ट का असर 2398.31 फीट है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को इडुक्की सहित 4 जिलों को 26 अक्टूबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट 6 से 20 सेंटीमीटर भारी बारिश को दर्शाता है। अन्य 3 जिले कोलम, पथानामथिट्टा और कोट्टायम हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है एपी क्रॉसेस 5 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एपी ने 5 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की डोज को किया। आंध्र प्रदेश ने रविवार को जारी कोविन पोर्टल के कोविड-19 आंकड़ों के अनुसार 5 करोड़ वैक्सीन देने का एक और मील का पत्थर पार कर लिया। रात 9 बजे के करीब लगभग 3.12 लाख वैक्सीन कल दिए गए, जिससे राज्य में कुल डोजेस की संख्या 5 करोड़ 2,24,248 हो गई। लगभग 3.17 करोड़ लोगों को कम से कम एक खुराक मिली है और 1.84 करोड़ लोगों को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। एडवर्स इफेक्ट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन AEFI के अनुसार प्रदेश में पिछले महीने में 104 कोविड के केसेस दर्ज किए गए थे और साथ ही साथ प्रतिकूल प्रभाव के मामले 0.002% हैं। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है हैदराबाद बेस्ड फर्म सेट्स अप डिफेंस फैक्ट्री। चलिए इसे पढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित फर्म ने स्थापित किया रक्षा कारखाना। हैदराबाद स्थित VEM टेक्नोलॉजीज, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए केंद्रीय धड़ बनाने वाली पहली निजी क्षेत्र की इकाई बन गई है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए अगर पार्ट बनाने वाली कोई पहली निजी क्षेत्र की कंपनी है तो हैदराबाद स्थित VEM टेक्नोलॉजीज है। इस कंपनी ने अपनी रक्षा व निर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की एकीकृत रक्षा सुविधा स्थापित कर ली है। संगारेड्डी में जहीराबाद के पास यलगोई नामक स्थान पर स्थित ये फैक्ट्री अगली पीढ़ी की हथियार प्रणाली बनाने में शामिल होगी और इसके साथ ही यह 2000 लोगों को रोजगार देगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस एयर डिसइंफेक्शन डिवाइस। चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने वायु शोधन उपकरण लॉन्च किया। हैदराबाद स्थित जैत्रा डिवाइस
डिवाइसेज एंड सिस्टम्स एलएलपी द्वारा बनाई गई द्विध्रुवीय वायु निस्संक्रामक और शोधक नामक एक वायु कीटाणु शोधन और शुद्धिकरण उपकरण केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उपकरण SARS-CoV-2 इन्फ्लुएंजा, लेगियोनेला वायरस, राइनो वायरस, वेरिकाला जोस्टर वायरस, टीवी, बैक्टीरिया, ई कोलाई, कवक और मोल्ड जैसे रोगजनकों को निष्क्रिय कर सकता है। तो इस उपकरण का नाम है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, द्विध्रुवी वायु निसंक्रामक और शोधक। तो और इसको किस कंपनी ने बनाया है? इसको हैदराबाद स्थित जैत्रा डिवाइसेस एंड सिस्टम्स एलएलपी द्वारा बनाया गया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज है स्टेट्स टोल्ड टू हेल्प कट एडिबल ऑयल प्राइसेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में कटौती करने में मदद करें। त्योहारी सीजन से पहले खाद्य तेल पहले की कीमतों में मजबूती के साथ केंद्र ने राज्यों से उपभोक्ताओं के लिए कम कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिसमें उनकी स्टॉक होल्डिंग सीमा की समीक्षा भी शामिल है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने राज्यों को पत्र लिखकर उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को कम करने के लिए त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए पहल की रूपरेखा तैयार की है और सोमवार को उनके साथ एक समीक्षा बैठक बुलाई है। उन्होंने उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी हितधारक को 2 महीने से अधिक भंडारण क्षमता से अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं देने की भी सलाह दी है। सितंबर के लिए खाद्य तेलों और वसा में खुदरा मुद्रास्फीति 34.2% थी। यहां तक कि हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 4.2% थी और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर केवल 0.68% हो गई। विभाग ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाद्य तेलों की मांग और खपत अलग अलग है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग DFPD खाद्य तेलों की कीमतों और उपभोक्ताओं को उनकी उपलब्धता की निगरानी कर रहा है। यह आगामी त्योहारी सीजन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। यह माना जा सकता है कि किसी भी हितधारक जैसे कि रिफाइनर, मिलर या थोक व्यापारी आदि को भंडारण क्षमता के 2 महीने से अधिक का स्टॉक नहीं रखना चाहिए। विभाग ने सुझाव दिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि केंद्र द्वारा पहले ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं। राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ पहले की बातचीत के आधार पर ऐसा कहा गया है। देश में साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों और तिलहनों के स्टॉक की निगरानी के करीब एक वेब पोर्टल द्वारा समर्थित स्टॉक प्रकटीकरण अधिसूचना जारी की जाने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज के तेल पर लगाए गए आयात शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास कर को घटा दिया है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज है नीदरलैंड्स नीन और नेवल लाइजेशन ऑफिसर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीदरलैंड नौसेना संपर्क अधिकारी के लिए उत्सुक। रॉयल नीदरलैंड नेवी के कमांडर वाइस एडमिरल रेने टॉस का कहना है कि नीदरलैंड समुद्री डोमेन जागरूकता और सूचना साझा करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र IFC-IOR के लिए नौसेना के सूचना संलयन केंद्र IFC-IOR के एक संपर्क अधिकारी एलो की पोस्ट करने में रुचि रखता है। द हिंदू के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने समुद्री खतरों से निपटने में समान विचारधारा वाले देशों के बीच अधिक सहयोग और अंतर संचालन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम मालाबार, जहां पर नौसेना अभ्यास होना है, वहां भाग नहीं लेंगे क्योंकि यह स्ट्राइक ग्रुप के कार्यक्रम में फिट नहीं था। हम मालाबार के बारे में सुनने और उससे सबक लेने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि जितना अधिक हम व्यायाम करते हैं उतना ही हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। अकेले विरोधियों, उग्रवाद या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कोई नहीं जीत सकता है। हमें एक दूसरे की आवश्यकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप करने की आवश्यकता है। अकेले राष्ट्र समस्या का समाधान नहीं कर सकते, राष्ट्र मिलकर कर सकते हैं। इसलिए हम मालाबार से भी सीखने की उत्सुक हैं। क्वाड मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण इस महीने की शुरुआत में बंगाल में आयोजित किया जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में होगा। वॉयस
वाइस एडमिरल टॉस ब्रिटिश कैरियर क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में यूके करियर स्ट्राइक ग्रुप CSG की यात्रा के समय भारत में हैं। नीदरलैंड्स फ्रिगेट HNLMS एवर्टसन भी CSG का हिस्सा हैं। पहला भारत यूके संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोकड़ शक्ति भारत में 21 से 27 अक्टूबर तक निर्धारित है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है वैक्सीन रिकॉर्ड शोज इंडियाज कैपेबिलिटी मोदी। चलिए इसे पढ़ते हैं। वैक्सीन रिकॉर्ड से पता चलता है भारत की क्षमता। इसे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल करने का लिंक नीचे कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही सेक्शंस में दिया गया है, तो आप वहां पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस न्यूज को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक देने का मील का पत्थर हासिल करके एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाचार और दृढ़ संकल्प के माध्यम से मानवता की सेवा में एक नया मानदंड स्थापित किया है। अपने मन की बात रेडियो शो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता ने भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि उनके अर्थात स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बारे में असंख्य उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने सभी बाधाओं को पार किया और अधिकतम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री मोदी ने उत्तराखंड के बागेश्वर की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूनम नौटियाल से बात की, जिनकी टीम ने क्षेत्र में 100% पहली खुराक देने का कार्य पूरा किया। वह और उनकी टीम के लोगों को टीका लगाने के लिए पहाड़ियों में एक दिन में 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह देखते हुए कि गुजरात, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मी राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाने के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे, उन्होंने कहा कि कुपवाड़ा की कई महिलाएं सेना और सरकारी दफ्तरों के लिए तिरंगा बनाने का काम कर रही हैं। जीवन में संगीत, कला और साहित्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा कि इन लोरियों में आधुनिक भारत, 21वीं सदी के भारत के अपने और उसके सपनों का संदर्भ होना चाहिए। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर से शुरू होंगी। भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिनकी जयंती 15 नवंबर को है, श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने देशवासियों को अपनी संस्कृति और जड़ों पर गर्व करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि विदेशी शासन ने उन्हें अनगिनत खतरों के अधीन किया और भारी दबाव डाला, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता से पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अनूठी विशेषता यह है कि भारत की महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव और ताकत को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि 1945 ईस्वी में भारत ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर को। उन्होंने हंसा मेहता, लक्ष्मी मेनन और विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा किए गए योगदानों को याद करते हुए ऐसा कहा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है पीएम म्यूजियम लाइकली टू मिस डेडलाइन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पीएम के संग्रहालय की समय सीमा छूटने की संभावना। अधिकारियों के अनुसार 3 मूर्ति भवन परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के एक और समय सीमा समाप्त होने की संभावना है। इस बार अक्टूबर 2021 अस्थायी तारीख संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा अगस्त में संसद को दी गई थी। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय के बगल में बनाए जा रहे संग्रहालय को मार्च 2018 में मंजूरी दी गई थी और इसकी लागत 271.07 करोड़ रुपए होगी। श्री रेड्डी ने 9 अगस्त को लोकसभा में एक प्रश्न के लिए कहा था कि यह जीवन का प्रदर्शन करेगा और भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा दिए गए योगदानों को भी दिखाएगा। संग्रहालय अक्टूबर 2020 में खुलने वाला था, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि महामारी ने देरी में योगदान दिया है। 2 वरिष्ठ
अधिकारियों ने पुष्टि की काम लंबित था और अभी तक कोई उद्घाटन या उद्घाटन तिथि निर्धारित नहीं गई है। एक अधिकारी ने कहा कि इस परियोजना में कम से कम 2 महीने और लगेंगे। मंत्रालय के एक प्रवक्ता से टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार संग्रहालय महत्व की तारीख पर खुलेगा, जिसमें एक विकल्प पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी कि 25 दिसंबर है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सुशासन दिवस घोषित किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, जिसे मोदी सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। एक सूत्र ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को खोलने के लिए परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी है। संग्रहालय की विशेषताओं में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, होलोग्राम, अनुमान और इंटरैक्टिव सामग्री शामिल हैं। एक स्मारिका दुकान भी विकसित की जा रही थी, जिसके लिए NMML ने जुलाई में एक एजेंसी को ठेका दिया था। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है यूपी टू गेट 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यूपी को मिलेंगे 9 नए मेडिकल कॉलेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY का शुभारंभ करने और राज्य में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक होगी। PMASBY का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक देखभाल में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्र सरकार ने 2014 से भारत में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को अपनी मंजूरी दी है और उन पर कुल 17,691.08 करोड़ रुपए का निवेश किया है। पूरा होने पर लगभग 16,000 स्नातक मेडिकल सीटें हो जाएंगी। इनमें से 64 नए मेडिकल कॉलेजों के कामकाज के साथ 6,500 सीटें पहले से ही सृजित की जा चुकी हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS के तहत केंद्र सरकार ने मौजूदा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए लगभग 2,451.1 करोड़ रुपए भी प्रदान किए हैं। तो इसी के साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेजों का आज शिलान्यास होना है, जिसमें से पहला मेडिकल कॉलेज है सिद्धार्थ नगर में, जिसका नाम है माधव प्रसाद त्रिपाठी चिकित्सा महाविद्यालय। दूसरा है महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया। तीसरा है वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा। चौथा है महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर। पांचवा है स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हरदोई। छठवां है डॉक्टर सोनेलाल पटेल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापगढ़। छठवां है मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिर्जापुर। आगे है अमर शहीद जोधा सिंह अटैबा ठाकुर दरियाब सिंह चिकित्सा महाविद्यालय फतेहपुर। और सबसे अंतिम है उमानाथ सिंह राज्य चिकित्सा महाविद्यालय जौनपुर। ये उन 9 महाविद्यालयों की सूची थी जिनका आज शिलान्यास है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है तालिबान ऑफर जॉब्स फॉर वीट टू टैकल हंगर। चलिए इसे पढ़ते हैं। तालिबान ने भूख से निपटने के लिए गेहूं के लिए नौकरी की पेशकश की। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने रविवार को भूख से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हजारों लोगों को श्रम के बदले गेहूं की पेशकश की गई। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने दक्षिणी काबुल में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह योजना अफगानिस्तान के प्रमुख कस्बों और शहरों के आसपास शुरू की जाएगी और अकेले राजधानी में 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि बेरोजगारी से लड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मजदूरों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अफगानिस्तान जो पहले से ही गरीबी, सूखे और बिजली के ब्लैकआउट और एक असफल आर्थिक प्रणाली से पीड़ित है, अब एक कठोर सर्दी की शुरुआत का सामना कर रहा है। तालिबान काम के बदले भोजन योजना उन मजदूरों को भुगतान नहीं करेगी जो वर्तमान में बेरोजगार
तैयार हैं और सर्दियों के दौरान भूखमरी का सबसे अधिक खतरा है। 2 महीने के कार्यक्रम में राजधानी में 11,600 टन गेहूं वितरित किया जाएगा, जिसमें हेरात, जलालाबाद, कंधार, मंजारे शरीफ और पोले कोमरी सहित देश में अन्य जगहों के लिए लगभग 55,000 टन गेहूं होगा। काबुल में मजदूरों के लिए काम में सूखे से निपटने के लिए पहाड़ियों में बर्फ के लिए जल चैनल और जल ग्रहण छतों की खुदाई शामिल होगी। मुजाहिद और कृषि मंत्री अब्दुल रहमान राशिद और काबुल के मेयर हमदुल्लाह नोमानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम शुरू करने के लिए राजधानी के ग्रामीण रिश-होर इलाके में एक समारोह में एक गुलाबी रिबन काट दिया और एक छोटी सी खाई खोद दी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है अडानी टू मीट गोटाबाया इन कोलंबो टुडे। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी आज कोलंबो में गोटाबाया से मिलेंगे। कोलंबो और नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, जिन्हें श्रीलंका में एक प्रमुख बंदरगाह टर्मिनल विकसित करने के लिए चुना गया था, सोमवार को कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मिलने वाले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि यह एक निजी यात्रा है और श्री अडानी के पश्चिम कंटेनर टर्मिनल परियोजना पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति से मिलने की उम्मीद है। सूत्र ने एक उच्च प्रोफाइल यात्रा की पुष्टि करते हुए गुमनामी का अनुरोध किया, जिसमें शीर्ष श्रीलंकाई गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकें शामिल हैं। श्री अडानी की यात्रा 1 महीने से भी कम समय में हुई है, जब अडानी समूह ने एक आभासी समारोह में परियोजना में अपने श्रीलंकाई भागीदार जॉन किल्स होल्डिंग्स और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर BOT समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कोलंबो पोर्ट पर वेस्ट कंटेनर टर्मिनल WCT को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए विकास से परिचित भारत के सूत्रों के अनुसार श्री अडानी श्रीलंका में बंदरगाहों, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं में रुचि रखते हैं। एक सूत्र ने कहा कि श्री अडानी इन क्षेत्रों में संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे जब वह राष्ट्रपति राजपक्षे से मिलेंगे। इस साल की शुरुआत में श्रीलंका के विवादास्पद फैसले के बाद भारत और जापान के साथ 2019 के त्रिपक्षीय समझौते को कोलंबो बंदरगाह पर पूर्वी कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए राजपक्षे सरकार ने WCT परियोजना को एक समझौते के रूप में पेश किया। पहले परिकल्पित ECT परियोजना के विपरीत WCT परियोजना में कोई भारतीय सरकार की भूमिका नहीं है, जिसमें अडानी समूह एक निजी निवेशक के रूप में तस्वीर में प्रवेश कर रहा है। श्रीलंका के विशेषज्ञों के सवालों के बीच कि निवेशक को कैसे चुना गया था, इसमें पारदर्शिता की कमी थी। 15 मार्च 2021 को एक ट्वीट में परियोजना की पुष्टि करते हुए श्री अडानी ने कहा कि WCT कोलंबो के निर्माण के अवसर के लिए भारत सरकार, GOSL, SLPA और जॉन किल्स के नेताओं के लिए आभारी हैं। यह एक महान साझेदारी परस्पर जुड़े वाले देशों के बीच गहरे सामरिक संबंधों का प्रतीक है। यह दशकों के कंटेनर विकास का शुभारंभ करेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। पहुंच चुके हैं आज के खबरों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है राइस शेयर इन इंडियाज एक्सपोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत के निर्यात में चावल की हिस्सेदारी। भारत से आयातित लगभग 500 टन के चावल का एक फ्रांसीसी द्वारा आनुवंशिक रूप से संशोधित GM होने का दावा किया गया था। इसने यूरोपीय देशों से तीखी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं, क्योंकि यूरोपीय संघ EU इसकी अनुमति नहीं देता है। एक अमेरिकी कंपनी ने GM संदूषण के डर से अपनी 4 उत्पाद लाइनों को वापस बुला लिया। डेटा से पता चलता है कि चावल निर्यात भारत के कुल निर्यात के मामले में 5वां सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत वैश्विक स्तर पर चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है, जो दुनिया के निर्यात का 30% से अधिक है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है, पूरी दुनिया के देश जितना चावल का निर्यात करते हैं, उसके 30% से भी अधिक भाग को केवल भारत निर्यात करता है, जिसके कारण भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। हालांकि भारत से निर्यात किए जाने वाले चावल का 5% से भी कम यूरोपीय के लिए नियत है, लेकिन कई यूरोपीय देशों के लिए भारत चावल आयात का प्राथमिक स्रोत है। नीचे दिए गए आप ग्राफ में देख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर भारत के चावल के निर्यात को बिलियन डॉलर में दिखाया गया है और साथ ही साथ टोटल निर्यात की कीमत को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत से निर्यात किए जाने वाले सामानों में जैसे ज्वेलरी, डायमंड,
डायमंड, पेट्रोलियम, तेल, चावल, ये सब हैं जिसमें चावल की क्या है। और इसके साथ ही के साथ के नीचे के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट वैल्यू यानी निर्यात राशि जो बिलियन डॉलर में दिखाई गई है नीचे, और उसके साथ ही ऊपरी वाले अक्ष पर भारत का वैश्विक शेयर दिखाया गया है। यहाँ पे आप विभिन्न देशों का तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो आप पाएंगे इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, सब में से इंडिया सबसे ऊपर है चावल निर्यात मामले में। विश्व के बाद फिर थाईलैंड है, सबसे अंत पाकिस्तान। के साथ ही एशिया और अफ्रीका की अगर तुलना की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एशियन कंट्रीज जैसे ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक और अफ्रीकन कंट्रीज जैसे बेनिन के साथ यूरोपियन कंट्रीज और संयुक्त अरब अमीरात के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है किस क्षेत्र में कितना चावल का शेयर होता है टोटल निर्यात। और इसके साथ ही सबसे अंतिम वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं एशियन कंट्रीज जैसे कुवैत, कतर, अफ्रीकन कंट्रीज जैसे मॉरिशस और यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके आदि में सब में चावल का क्या शेयर है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान से समझने और पढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। 25 अक्टूबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों की यहीं पर समाप्ति हो जाती है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। और साथ ही साथ आज को मिला लेना ही। आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।